हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज लेकर आया हूं आपके लिए, जैसे मैंने वादा किया था, कि हिंदी व्याकरण की एक क्लास और आनी है, जो कि आपके जितने भी वर्णमाला के क्वेश्चन रह गए थे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका वर्णमाला में अब गलत नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल जैसे आपने वो वीडियो देखी थी, इसी प्रकार इसमें भी मैं नई नई चीज़ें आपको लेकर आया हूँ। आपने पढ़ रखा है, लेकिन उसमें भी आप कई चीज़ें नहीं जानते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ, हमने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा। ठीक है। तो जो साथी वर्णमाला जिन्होंने पढ़ रखी है वो भी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली वीडियो में। और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वे क्या करेंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल वाले घंटी को भी प्रेस करेंगे, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सके। क्योंकि कुछ साथी हमारे मैसेज करके कह रहे थे कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता वीडियो का। तो इसलिए नहीं आता, आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि वीडियो आए और आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है। तो बात ख़त्म करेंगे। देखिए, आपकी इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी चल रही है, तो अपने साथियों को भी शेयर करेंगे सारी वीडियो। और व्याकरण की अगर डिटेल में वीडियो जाननी है तो प्लेलिस्ट में दे रखा है, जो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो 20% हम कर चुके हैं। क्या है, 20% हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं बिल्कुल। तो उनको देखना है तो क्या है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी 20% होगी, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऐसे पॉइंट बताए हैं जो कि आपके वर्णमाला में आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है। तो इससे आगे की बात करेंगे। 21वें प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो ये तो आपको पता होगा, ये तो हर कोई जानता है। ठीक है। तो इसमें भी मैंने दो तीन चीज़ें और बताऊंगा। तो डा है, ज्ञा है, या अंगा है, या डा है। ठीक है। तो बताना है तो बिल्कुल बता देंगे। ऑप्शन बी आपका ज्ञा है। तो इसमें भी अब देखिए, संयुक्त व्यंजन दे रखा है। संयुक्त व्यंजन की आप जानते हैं कि इनमें से 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो, आपका छा होता है, आपका त्रा होता है, ज्ञा होता है, और आपका एक सरा होता है। ठीक है। हिंदी की बात कर रहे हैं, संस्कृत में आपके बहुत सारे होते हैं तो इनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन हिंदी की बात आ जाए कि हिंदी, अब पहली बात तो हिंदी की बात ही नहीं करेगा। ऐसे अगर हिंदी का पेपर है तो आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। संयुक्त व्यंजन पूछ रखा है तो आप 4 लगा देंगे। कौन कौन से होते हैं आपके, छा, त्रा, ज्ञा, सरा। ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर आपका छा से भी आ जाता है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है, या संयुक्त, तो वर्ण भी पूछ लेगा। व्यंजन की अगर वर्ण दे रखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। वर्ण दे रखा है या संयुक्त ध्वनियाँ दे रखा है, तब आपको इन चारों में से ही लगाना है। ठीक है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, समझते हुए चलेंगे। आज चाहिए अगला प्रश्न देखेंगे कि क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। अब देखिए, उच्चारण स्थान से ये भी क्वेश्चन आ गया, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, कंठ का किया था, आपका मूर्धा का किया था। ठीक है। तो ये आपका दंत का आ गया। तो दंत की सारी चीज़ें बताएंगे। दंत से आपके कौन सी चीज़ बोले जाते हैं, कौन से वर्ण बोले जाते हैं, कौन से नहीं बोले जाते हैं, सारी चीज़ें जानेंगे यहाँ पर। तो क्या है, ता है, ना है, या दा है, या टा है। तो दंत वाला मैंने बताया, तो दंत से आपका ता वर्ग जो होता है पूरा, मतलब जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में आपके कितने, 25 व्यंजन होते हैं। 5 वर्ग बताए थे, मैं दोबारा बता दूंगा आपको इस वीडियो में कि 5 वर्ग बताए थे। 5 वर्ग कौन से होते हैं आपके, का से लेके पा तक। क्या से, का से लेके पा तक, मतलब का, खा, गा, गंगा, चा, चा, जा, यहाँ, टा, ठा, डा, डा, ता, ता, दा, दा, ना, पा, 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 माँ। ठीक है। तो ये 25 होते हैं, ये आपके 5 वर्ग में होते हैं। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 लगाएंगे। वर्गीय व्यंजन को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जो कि आपकी यूपीटेट 2019 में क्वेश्चन आया होता है। स्पर्श व्यंजन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, लेकिन हमारे साथ ही कंफ्यूज हो गए थे। अगर अब ये मैं बताना चाहता हूँ, अगर स्पर्श व्यंजन की जगह पर अगर क्वेश्चन आ जाए वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25 बताएंगे। कौन से होते हैं, का से लेके माँ तक। ठीक है। अगर आ जाए क्वेश्चन के हिंदी वर्णमाला में वर्गों की कितनी संख्या है, तो आप बताएंगे 5। ठीक है। और 5 वर्गों में कितने व्यंजन पाए जाते हैं, तो आप 25 बताएंगे। हर वर्ग में एक एक वर्ग में आपके 5 वर्ण पाए जाते हैं। ठीक है। समझ में बात आ रही है आपके। तो इसमें ता वर्ग मैंने बता दिया, देखिए आप समझ लेंगे। 5 वर्ग बताइए जिसमें ता वर्ग है। देखिए, ता वर्ग में आपका कौन सा आता है, मैं बता दूं। ता, था, दा, धा और ना, ये आपके ता वर्ग में आते हैं। जितने भी ता वर्ग में व्यंजन आते हैं वो आपके क्या, दंत व्यंजन कहलाते हैं। क्या, दंत व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए कि पहले ऑप्शन में आपका ता दे रखा है, तो सही है बिल्कुल। ना दे रखा है, सही है आपका।
दा दे रखा है, सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा था दंत नहीं है, तो क्या लगा देंगे आप? ऑप्शन डी लगा देंगे, टा। अब टा किससे बोला जाता है, कौन से ध्वनि ये होती है? तो बताएंगे मूर्धा। क्या है? मूर्धा, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा आपका? टा है, मतलब टा वर्ग जो पूरा होता है वो आपका मूर्धन्य व्यंजन होता है, और ता वर्ग होता है वो आपका दंत व्यंजन होता है। तो बिल्कुल समझ गए होंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा अब। चलिए देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं ये, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते चलेंगे। और क्या करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सभी साथी, और क्या करेंगे, अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन अगला है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आपने शायद पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम चलेंगे। अनुस्वार है, अयोगवा है, अंतस्थ है, अकारांत है, तो बिल्कुल बताएंगे। अब कहेंगे सर हमने अनुस्वार नहीं पढ़ा है, अयोगवा नहीं पढ़ा है, अंतस्थ नहीं पढ़ा है, तो क्या है? अकारांत लगा देंगे। क्या? अकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं राम की बात करूंगा, तो राम की बात करूंगा तो राम में आ आपका जो पीछे आ रहा है, जैसे मैंने बताया था माँ में आ जुड़ गया, तो ये आपका पीछे जुड़ रहा है, तो क्या है? शब्द के अंत में जुड़ रहा है, वो आपका अकारांत कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई? अगर बड़ा आ जाए इसमें, जैसे कोई भी बड़ा आ जुड़ रहा हो, जैसे चाचा की बात कर लें, ऐसे करके कोई भी शब्द ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें बड़ा आ जुड़ रहा है पीछे, ठीक है। क्या है? बड़ा आ जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये का आकारांत की बात आ जाएगी, आकारांत, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ई जुड़ जाएगी बाद में तो इकारांत आ जाएगा, ऊ जुड़ जाएगा तो उकारांत हो जाएगा। ये आपके संस्कृत में भी पूछा जाता है और आपका हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। समझ में बात आ गई? तो छोटा आ जुड़ रहा है तो ये क्या? आकारांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगले की बात करेंगे कि छा वर्ण किसके योग से बना है? तो ऐसे ही हमने देखी पिछले क्वेश्चन पिछले वीडियो में पढ़ा था, आपका ज्ञा से आया था, तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ कि छा का जो योग बनना है वो किस किस वर्ण से बनेगा? तो का, शा, कु और चा आपका का है, शा है, का और शा है। तो बताएंगे क्या है, तो पढ़ रखा होगा, बिल्कुल बताएंगे। का और शा। अब देखिए इसमें देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देगा कि का दे रखेगा और शा दे रखेगा, और कई साथी क्या करते हैं, ऐसे आंसर बिल्कुल देख के और लगा देते हैं, लेकिन ये गलत माना जाएगा बिल्कुल, जैसा कि कई बार साथी कर चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल क्या जानना है आपको, इसमें क्या समझना है कि इसमें जो पहला शब्द आएगा, सॉरी पहला जो वर्ण आएगा वो आपका क्या होगा? हलंत युक्त, मतलब हलंत के साथ होगा, ठीक है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, जब हमने ज्ञा की बात करी थी, ज्ञा, जैसे आप जानते हैं छोटे बच्चे क्या कहते हैं, ज्ञा ज्ञानी, तो इसमें हमने ज्ञा की बात करी थी, जिसमें जा और इया मिला के क्या बनना था आपका? जा और इया मिला के क्या बनना था? ज्ञा बनना था। क्या बनना था? जा और इया मिला के क्या बनना था? ज्ञा बनना था, ठीक है। अब ऐसे ही छा की बात करेंगे तो का और शा मिला के क्या बनेगा? छा बनेगा, ठीक है। का और शा मिला के क्या बनेगा? छा बनेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, समझना है हमेशा हलंत युक्त होना चाहिए। क्या? हलंत के साथ होना चाहिए, ठीक है। जो कि पहला वर्ण आपका आएगा, अगर जैसे आपने ज्ञानी से पूछ लिया, मतलब ज्ञा से पूछ लिया, जा और यह मिलेगा, और छा का बात कर लें तो आप क्या करेंगे? का और सा मिलाएंगे। त्रा की बात कर लेंगे, ता और रा। लेकिन आपको सबसे पहले क्या समझना है कि जो भी पहला वर्ण आएगा वो आपका हलंत के साथ होना चाहिए, ठीक है। चलिए समझ में बात आ गई आपके, तो ऑप्शन आप ए लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन साथ ही हमारे गलत कर देते हैं। समझना क्या है, हिंदी वर्णमाला की बात आ रही है, वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला मतलब वर्णों का व्यवस्थित समूह, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब वर्णमाला देखिए क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, वर्णों के समूह को, शब्द तथा व्यंजनों को, या वर्णों तथा व्यंजनों को, इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछ लेगा ऑप्शन। लेकिन आपको क्या लगाना है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, मतलब व्यवस्थित, जहां पर स्वरों को स्वरों के स्थान पर रखा गया है, व्यंजन को व्यंजन के स्थान पर रखा गया, अयोगवा को अयोगवा के स्थान पर रखा गया है, तो व्यवस्थित क्रम को ही क्या वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को या क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला की बात खत्म हुई। अब वर्णों में स्वरों की कुल संख्या की बात आ रही है। तो कुल की मैंने बात करी थी पिछली वीडियो में, बताया था कि कुल की बात आ जाए या मूलता की बात आ जाए तो क्या लगा देना है? टोटल लगा देना है। क्या लगा देंगे? 13 लगा देंगे। देखिए 11 नहीं लगाना, बिल्कुल समझ लेंगे 11 नहीं लगाना है, क्योंकि इसी में ही साथ ही हमारे कंफ्यूज होते हैं, गलत करके आते हैं। जब कुल की बात आ जाएगी, कुल मतलब सारे आ जाएंगे, इसमें जिन कौन कौन से जुड़ जाते हैं आपके? अयोगवा जुड़ जाते हैं। क्या है? अयोगवा जुड़ जाते हैं। कौन कौन से आपके? अंग और हा भी जुड़ जाते हैं। क्या है? ये दोनों जुड़ जाते हैं, तब आपके 13 माने जाते हैं, ठीक है।
अब इसमें ही बात आ जाए कि केवल ऐसे आ जाए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या केवल स्वरों की बात आ जाएगी तब आप 11 लगा देंगे। क्या है, केवल स्वरों की बात आ जाएगी तो 11 लगा देंगे, लेकिन जब कुल वर्ड जुड़ जाए आपका क्या है, कुल शब्द जो जुड़ जाएगा तब आपको क्या लगा देना है, 13 लगा देना है। ठीक है, ऐसे ही व्यंजन में होता है, जब बात आ जाए व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप 33 लगाएंगे, लेकिन कुल में आ जाए तो आप जितने भी आपके मैं बताए हैं, पिछली वीडियो में बताया था या जो मैंने वर्णमाला में करा रखा है वो आपको बताना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप वो वीडियो जाकर देखेंगे। ठीक है, तो कुल की बात है तो 13 लगा दें। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है कि ध्वनियों, ठीक है, स्वरों की बात आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या कितनी है, स्वर ध्वनियों की संख्या। ठीक है, स्वर ध्वनियों की संख्या, तब आप क्या लगा देते, 13 लगा देते। ठीक है, अब स्वर वर्ण की बात आ जाएगी कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 लगाएंगे, लेकिन कुल की बात आ जाए तो आप 13 लगा देंगे। बिल्कुल बात समझ में आ गई, जी हाँ बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। कुल की बात आ जाएगी तो 13 लगाएंगे, और केवल नॉर्मली पूछ ले कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आप 11 लगा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन यहाँ क्लियर करते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है। हमारे साथी जब स्वर को ही नहीं जानते तो कंफ्यूज होंगे, गलत करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, तो आ है, ऊ है, ए है और इया है। तो कहेंगे सर ये तीनों तो हमें स्वरों में देखने को मिलते हैं लेकिन ये नहीं मिलता, तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रखा है स्वर नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है। अब देखिए टा वर्ग मैंने अभी पढ़ा था, पीछे पीछे भी पढ़ा था और इस वीडियो में भी मैंने थोड़ी सी बात करी थी। तो टा वर्ग कौन सा होता है आपका, जिसमें टा, ठ, डा, ढा और अणा ये आपके टा वर्ग में आते हैं। 5 वर्ड जो होते हैं आपके टा वर्ग में आते हैं। आप देखिए ये कह रहे हैं टा वर्ग नहीं है, तो टा वर्ग नहीं है की बात आ रही है। देखिए ठा जो होता है आपका आता है, डा होता है आपका आता है, अणा होता है वो आपका आता है, लेकिन घा नहीं आता। घा किस में आता है आपका, का वर्ग में आता है। क्या, का वर्ग में आता है। देखिए का खा गा घा अंगा। ठीक है, तो का वर्ग में आपका घा आता है, लेकिन टा वर्ग में आपका घा नहीं आता। ठीक है, तो देखिए टा वर्ग में अगर पूछ ले कि टा वर्ग में कौन कौन सा वर्ण आता है तो इन तीनों में से लगा देंगे। इन तीनों की भी बात नहीं, इन पांचों में से लगाएंगे। अगर टा वर्ग की बात आ जाएगी, टा वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं तो टा, ठा, डा, ढा, अणा। और का वर्ग की बात है तो का वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं तो का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, चलिए समझ में बात आ गई तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी लगा देंगे। चलिए देखिए ये आपके मनपसंद क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पर करते हैं कि व्यंजनों की संख्या है। ठीक है, तो 32 है, 34 है, 33 है, 36 है, तो ये तो आप जानते हैं कि 33 है। ठीक है, क्या है, 33। अब देखिए नॉर्मली पूछ रखा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब इसमें आ जाता है कुल, तो कुल में जितने भी जैसे संयुक्त व्यंजन है या उस व्यंजन, ये जितने भी बच जाते हैं आपके, सारे जितने भी बच जाते हैं व्यंजन वो आपके टोटल जुड़कर आपके लग जाते हैं। कुल की बात है, कुल अब मैं कह दूं आपको कुल वर्णों की संख्या कितनी वर्णमाला में तो 52 लगाते हैं, लेकिन अब आ जाए कि स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप 44 लगाते हैं या 46 लगाते हैं। तो डिटेल में जानना है तो क्या प्लेलिस्ट में हिंदी वर्णमाला की वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, वहां आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो कुल की बात आ जाए, कुल में सारी चीजें जुड़ जाती हैं, लेकिन नॉर्मली पूछ ले तब आपको नॉर्मली लगा देना है। जैसे स्वर की बात आ जाए, यहाँ आ जाता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तब आप 11 लगा देते। यहाँ पूछ रखा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33 लगा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। देखिए ये भी आप जानते होंगे शायद या नहीं जानते होंगे, सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। वर्णमाला का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा रखे हैं और 20 से 21 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, जो कि आपका उच्चारण स्थान, हिंदी वर्णमाला, जितने भी आपके स्वर व्यंजन सारी चीजें यहाँ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में पश्च स्वर कौन सा। देखिए पश्च स्वर जो होता है वो स्वर जो आपका शब्द के पीछे लग जाता है, मतलब शब्द के या वर्ण के पीछे लग जाता है। ठीक है, अब देखिए जा और ढा ये तो आपके क्या हो गए, ये आपके व्यंजन हो गए। यहाँ स्वर की बात आ रही है तो बात समझ में आ गई, स्वर की बात आ रही है तो ये तो आपके नहीं होंगे। आ और ई की बात करेंगे। अब आ और ई में देखिए ये छोटी ई है, तो छोटी ई जब हम किसी भी शब्द पे लगाएंगे, जैसे शिकार की बात करेंगे, शिकार। ठीक है, शिकार, तो शिकार में देखिए ई जो आपकी पहले लग गई, क्या है, पहले लग गई, लेकिन इसमें पश्च स्वर की बात कर रही है तो पश्च स्वर कौन सा होता है आपका, आ होता है। ठीक है, क्या है, आ होता है। जैसे हम बात करें आशा, ठीक है, आशा, तो ये दोनों देखिए यहाँ वर्णों के पीछे ही लग रहा है, ये लग रहा है आपका, ये लग रहा है, तो पश्च स्वर की बात आ जाएगी तब आप क्या लगा देंगे, आ लगा देंगे। ठीक है, अग्र स्वर की बात आ जाएगी तो आप ई लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे,
ई लगा देंगे। अग्र स्वर मतलब आगे से जो लगता है, शब्द के आगे से लगता है, या वर्ण। आप देखिए कंफ्यूज नहीं होना, अगर शब्द के आगे कौन से स्वर लगते हैं या शब्द के आगे कौन से वर्ण लगते हैं, ठीक है, स्वर वर्ण लगते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। कुछ कुल मिला के कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पश्च स्वर की बात आ रही है, तब आपको क्या लगा देना है, आ लगा देना है, ठीक है। चलिए, मैं आशा कर रहा हूँ सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो समझ में आ रही तो एक बार क्या करना है, शेयर कर देना है, ठीक है, कंजूसी नहीं करनी है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है। देखिए अयोगवा से भी क्वेश्चन आता है, 1 नंबर आपका पक्का है। हिंदी में कोई सा भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे आपका कोई भी आप शिक्षक भर्ती ले सकते हैं, या आपका रेलवे है, पुलिस है, कोई भी आपका एग्जाम है, अयोगवा है, हिंदी से तो आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। वर्णमाला से आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्णमाला को फिनिश करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। क्रम से सारी चीजें करते हुए चलेंगे। कंफ्यूज या किसी प्रकार की दुविधा आपके दिमाग में रखना है, तैयारी पूरी कराई जाएगी, ठीक है। चलिए, तो विसर्ग है, संयुक्त व्यंजन है, महाप्राण है, अल्पप्राण है। तो ये मैंने बता रखा है आपके। देखिए पहले तो वर्ण आप समझ लेंगे कि अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं। तो मैंने अभी पीछे ही बात करी थी, अंग और आह जो आपके स्वरों के बाद में होते हैं, अंग और आह, ये आपके क्या होते हैं, अयोगवा वर्ण। अब इनकी चिन्हों की बात कर रहे हैं, तो चिन्हों की बात आपका ये होता है, अनुस्वार कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और ये दो जो बिंदी मानी जाती हैं उसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो अनुस्वार भी आ जाता है। देखिए मैं पहले यहाँ बता दूं कि आंसर आपका ए सही होगा। यहाँ पर विसर्ग होता है, अगर चिन्ह दे रखा होता इस प्रकार का तब आप ये लगा देना है। अगर अनुस्वार भी दे रखा होता, क्या दे रखा होता, अनुस्वार दे रखा होता, जो कि ऐसे करके चिन्ह भी होता है, तो आपको यही लगाना है। इनकी जगह पर अगर ये भी दे रखे होते तब भी आपको यही लगाना है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो सारी चीजें बिल्कुल समझ में होंगे। विसर्ग दे रखा हो या अनुस्वार दे रखा हो, ये आपके अयोगवा होते हैं। अंग और आह दे रखा हो, ये भी आपके अयोगवा होते हैं। चिन्ह कौन से होते हैं, विसर्ग और अनुस्वार, मतलब ये बिंदी और ये आपके 2 बिंदी, ठीक है। समझ में बात आ गई। संख्या कितनी आपकी, 2 है, ठीक है। हिंदी में अयोगवा की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन संस्कृत में आपकी संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। अल्प प्राण की बात करेंगे कुछ देर के लिए। अल्प प्राण 135 बता रखा है पिछली वीडियो में, महाप्राण 24 बता रखा है। ये क्या होता है, ये वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण होता है। ये आपका दूसरा, चौथा वर्ण होता है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छात्रा, ज्ञा, स्रा। क्या, छात्रा, ज्ञा और स्रा, ठीक है। समझ में बात आ रही है। विसर्ग मैंने बता दिया। चलिए, तो क्या आंसर है आपका, ए है, ठीक है। सारी चीजें नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन अगला देखेंगे क्या है कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान। अब देखिए ये भी ध्वनि उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आ गया। तो उच्चारण स्थान बिल्कुल डिटेल में मैंने करा रखा है हिंदी वर्णमाला में, और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो ये पहले आप जान लीजिए कौन से वर्ग में आ रहा है, कौन से वर्ग में आ रहा है। तो बताएंगे चा वर्ग में आ रहा है। क्या है, चा वर्ग में आ रहा है। चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है। चा, छा, जा और झा और आपका इया, ठीक है। तो क्या चा वर्ग में आ रहा है। चा वर्ग मैंने बताया था अभी किससे बोला जाता है, तो किससे बोला जाता है, आपका तालु से बोला जाता है। क्या, तालु से बोला जाता है। तो तालु को हम क्या कहते हैं, तालव्य भी कहते हैं। क्या, तालव्य भी कहते हैं। तो कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, तालव्य। छा ध्वनि का उच्चारण किस स्थान क्या है, तो तालव्य। अब देखिए छा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर चा की बात कर लेता, जा की बात कर लेता, झा की बात कर लेता, या इया की बात कर लेता, तब भी आपको क्या लगाना था, तालव्य ही लगाना था। क्या, तालव्य ही लगाना था, ठीक है। समझ में बात आ रही है। दंत का हमने पीछे पढ़ा था, ता वर्ग पूरा होता है, वो आपका दंत से बोला जाता है। ओष्ठ से आपका पा वर्ग बोला जाता है। ताल वैसे बता दिए, चा वर्ग बोला जाता है। और वत्सर आपका देखिए ये क्या होता है, मैं बता दूं, तालु से जो अगला भाग होता है, मतलब दांत और तालु के बीच का जो भाग होता है वो वत्सर कहलाता है। आगे डिस्कस करेंगे इसमें। तो समझ में ये बात तो आ गई आपका। दंत से ता वर्ग बोला जाता है, पूरा ता था दादा ना। ओष्ठ से पापा माँ बोला जाता है, तालवे से चाचा चाचा इया बोला जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कितने क्वेश्चन हम यहाँ क्लियर करते हुए चले हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछ लेगा संयुक्त व्यंजन है कौन सा है और के नहीं है। तो बिल्कुल समझना है, पहले आप जानेंगे संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। देखिए छा भी देखने को मिल रहा है, त्रा भी मिल रहा है, ज्ञा भी मिल रहा है, और आपका क्या नहीं मिलता है, सा देखने को मिलता है। क्या है, सा नहीं देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। क्या होता है, ऊष्म व्यंजन कहलाता है। अब ऊष्म व्यंजन को भी क्या कहते हैं, देखिए संघर्षी कहते हैं। ये समझते हुए चलेंगे। ऊष्म व्यंजन को क्या कहते हैं, संघर्षी कहते हैं। तो इनमें से संघर्षी भी दे रखा है या ऊष्म दे रखा है, तब आपको क्या लगाना, सा लगाना था। इसमें क्वेश्चन क्या कह रखा है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आपको सा लगाया था। देखिए सारी चीज समझते हुए चलेंगे। अगर पूछ लेते का सा किस मतलब किस से बोला जाता है, तो क्या ऊष्म। क्या है, ऊष्म।
या सा वर्ण क्या कहलाता है, तो क्या ऊष्म वर्ण कहलाता है या संघर्षी वर्ण कहलाता है। ठीक है, और छात्रा क्या पूछ रहे थे कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो इनमें से आप लगा देते। ठीक है, कोई सा भी दे रखा होता। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है वर्णमाला से। अगला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य बिल्कुल अभी बात करी थी। तालव्य व्यंजन में कौन सा आता है आपका, चा वर्ग आता है। क्या है, चा वर्ग आता है। तो चा वर्ग में कौन सा आता है आपका, चा छा जा झा इया। देखिए कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो कह देंगे सर पहले ऑप्शन में ही आपको देखने को मिल रहा है। क्या है, पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अब देखिए मैं इनके साथ साथ और भी बात आपकी कर लेता हूँ। तो चा वर्ग आपका तालव्य से बोला जाता है, लेकिन टाटा टाटा किससे, मूर्धा से बोला जाता है। नोट करते हुए चलेंगे, क्या है, मूर्धा से। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेता है। ये आपका दंत से बोला जाता है, ये आपका किससे बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है, जो कि हमने पीछे ही चर्चा की थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा आपको। अगर आप ये चीज जानते होंगे तो आप बिल्कुल अपना क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज मैंने बता दी। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। या रा लावा क्या है आपका, या रा लावा किस वर्ण के व्यंजन है, सॉरी किस वर्ग के व्यंजन है। देखिए वर्ग हमने बात करी थी, कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। वर्ग के व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो पूछ रहे हैं यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, ताल व ऊष्म अंतस्थ ओष्ठ है। तो बताएंगे क्या है, अंतस्थ। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। क्या होती है, संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इन्हें क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या है, अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में बात आ रही है। ओष्ठ मैंने बता दिया कौन से होते हैं, पा फा वा होते हैं। ऊष्म सा होते हैं। क्या है, सा हा। ठीक है, ये आपके कितने होते हैं, ऊष्म होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तालव्य हमने पीछे ही पढ़ा था, चा छा जा जाइए तालव्य होते हैं। ऊष्म संख्या कितनी होती है, 4 होती है। सा हा। अंतस्थ कौन से होते हैं, यारा लाभ होते हैं, संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ओष्ठ कौन से होते हैं, पाफ बाबा माँ होते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कस कर ली हमने। तो अंतस्थ की बात करेंगे तो यारा लाभ आप लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि एक वर्ण दे रखेगा या, तो ये किस वर्ग के, मतलब किस वर्ग में आता है, तो बताए अंतस्थ। यह कौन सा वर्ण है, तो अंतस्थ वर्ण। अब बा पूछ लेगा, ज्यादातर क्वेश्चन आपका या से आता है या बा से आता है, कि ये कौन सा वर्ण कहलाता है, तो अंतस्थ आप लगा देंगे। ठीक है, समझ में बात आ रही है आपके। तो देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि क्या कह रहा है कि अनुनासिक का संबंध होता है। पहले तो आप जान लीजिए अनुनासिक, और आपका अगर कहीं भी अनुनासिक की जगह नासिक भी आ जाए, क्या है, नासिक की है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बात एक होती है। क्या है, दोनों ही बात एक होती है। अब ये बोले किससे जाते हैं, तो मैं बता दूं अनुनासिक क्या होते हैं, जो आपके मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं। वह वर्ण जो आपके मुंह और नाक दोनों का प्रयोग उनमें किया जाता है, वो आपके अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए ये तो मैंने बात बता दी, तो आपको ऑप्शन भी पता चल गया होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन सी लगाएंगे, नाक और मुंह दोनों से। ठीक है, इनका संबंध किससे होता है, नाक और मुंह दोनों से। अब आप देखिए नाक नहीं लगाएंगे, या मुंह की बात आ जाए तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अनुनासिक, अब अनुनासिक में नाक की बात आ रही है तो नाक नहीं लगाना है। नाक के साथ साथ आपके मुंह का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये कौन से वर्ण होते हैं आपके, पंचम वर्ण। मैंने बताया आपके 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में जो 5वां वर्ण होता है वो आपका अनुनासिक वर्ण कहलाता है। जैसे बता दूं आपका हंगा है, इया है, अड़ा है, और ना है, और आपका माँ है। ये आपके अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं या नासिक वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इनका संबंध किस किस से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। आप बोलकर देख सकते हैं ना। ठीक है, तो मुंह और नाक दोनों की आपका इसका संबंध बैठ रहा है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे। समझ में बात आ गई होगी आपके। क्वेश्चन अगला देखेंगे, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए अभी हमने बिल्कुल अभी पढ़ा था, वर्ण के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। क्या है, वर्ग के पंचमाक्षर। तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताइए, प्रथमाक्षर लगाएंगे कि नहीं सर, तृतीयाक्षर नहीं लगाएंगे सर, चतुर्थाक्षर नहीं लगाएंगे सर, तो क्या लगाएंगे, बिल्कुल पंचमाक्षर लगाएंगे। अभी हमने पढ़ा था कि वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो आपका अनुनासिक या नासिक व्यंजन कहलाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं फिर बता देते हैं। यहाँ होता है, अणा होता है, यहाँ होता है, अणा होता है, ना होता है, और माँ होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले की बात करेंगे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। अब देखिए
वहां पढ़ा था कुल स्वरों की संख्या कितनी थी, बताई थी हमने 13 बताई थी। यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल स्वरों की संख्या, तो क्या लगा देंगे 11 लगा देंगे। 8 नहीं लगाना, 9 नहीं लगाना, 14 नहीं लगाना है। 13 भी दे रखा होता तब आप नहीं लगाते, क्या लगाते, नहीं लगाते। बात समझ में आ रही, कुल की बात आ जाएगी तब आपको 13 लगाना है। और नॉर्मली पूछ ले कि स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, 11 लगा देंगे, क्योंकि आप इसी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हिंदी वर्णमाला में जब स्वरों की संख्या की बात आ जाएगी 13 लगाएं या 11 लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो जब केवल नॉर्मली पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो आप 11 लगाएंगे, और आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो आप क्या लगाएंगे, 13 लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि कंठ ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। अब कंठ ओष्ठ की जगह पर ऐसे भी दे रखा होता, आपका देखिए समझ लेंगे बात। कंठ और ओष्ठ जो कि हमने देखिए पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्या आपका कंठ तालवे की बात करी थी, कंठ और तालु की, जो आपका ए और ए बोले जाते हैं, ए और ए जो बोले जाते हैं वो कंठ तालु की बात करी थी। और कंठ यहाँ पर बात कर रहे हैं कंठ और ओष्ठ की, तो कंठ और ओष्ठ आपका ए होता है, का होता है, ता होता है, और होता है, तो क्या होता है आपका और। अब देखिए इसमें बताऊंगा ओ की जगह, और की जगह पे आपका क्या देखिए छोटी ओ और बड़ी ओ आपके कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, ये नोट कर लेंगे बिल्कुल। ए और ए आपके कंठ और तालु से बोले जाते हैं, और ओ और आओ आपका कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। इसकी जगह पर कंठ ओष्ठ की जगह देखिए कंठ प्लस ओष्ठ ऐसे करके दे रखेगा, तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कौन सा। आप देखिए यहाँ पर उदाहरण की बात कर रही है तो आपका उदाहरण में, और देखिए इसमें बड़े ओ की बात कर रहे हैं तो क्या, और आपका इसमें उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात समझ में आ रही होगी आपके। क्वेश्चन अगला देखेंगे कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। देखिए ये भी आप, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, समझ लेंगे। क्रम वाला पूछ लेता है, सही क्रम में लगाइए। तो शब्द ध्वनि वाक्य पद, शब्द वाक्य ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द, या ध्वनि शब्द पद वाक्य। अब मैं बता दूं, देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है कि ध्वनि बोली जाती है, क्या ध्वनि बोली जाती है, तो कह देंगे बिल्कुल आपको आंसर पता चल गया होगा, जी हाँ। आप ऑप्शन डी लगा देंगे। सबसे पहले आपका ध्वनि का निर्माण हुआ है, उसके बाद में ध्वनि के साथ आपका क्या वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद आपका पद बनता है, पद के बाद आपका वाक्य बनता है। शब्द के बाद अगर वाक्य लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, शब्द से पहले क्या बनता है, पद बनता है। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर पद बनाते हैं, और या दो से अधिक पद मिलकर वाक्य बनाते हैं। ये आप समझ लेंगे बात, क्या ये बात आप समझ लेंगे। देखिए वाक्य पहले आ गया, उसके बाद में शब्द आ गए, ये आपका गलत है, ठीक है। मैं सारी चीजें समझता हुआ चल रहा हूँ कि आप देखिए कैसे गलत करते हैं। वाक्य यहाँ पहले आ गया, पद आ गया, ध्वनि देखिए ध्वनि आपकी सबसे पहले आनी चाहिए। यहाँ पर ध्वनि पहले दे रखा है, ये लेकिन शब्द उससे पहले दे रखा है। पहले ध्वनि आई है, उसके बाद में शब्द आया है। अगर शब्द की यहाँ पे वर्ण भी दे रखा होता, यहाँ दे रखा होता ध्वनि, वर्ण, शब्द या पद, ठीक है। तो ऐसे करके दे रखा होता, वाक्य नहीं दे रखा, तब भी आपको क्या लगाना था, सबसे पहले ध्वनि लगाना था, ठीक है। तो बिल्कुल समझने का तरीका क्या है, जहां आपकी ध्वनि पहले दे रखी होगी वो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी आपके वर्ण है, शब्द है, वाक्य है या पद है, कुछ भी है, वो आपका क्या ध्वनि से उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्वनि आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो अब ये बताएंगे आप, बिल्कुल कंठ है, तालव्य, वात्स्य, वात्सल्य यहाँ लिखेंगे। ये आपका क्या है, ओष्ठ, तालव्य, कंठ, ओष्ठ, दंत, वत्स्य, दंत, ओष्ठ, कंठ, वात्सल्य, तालव्य, ओष्ठ, वत्सल्य, तालव्य, कंठ, दंत। तो सबसे पहले देखिए टाइपिंग पे मत जाइए, बिल्कुल बात समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, देखिए ओष्ठ आप लगा सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं मुख विवर से मैं उच्चारित व्यंजन, मुख विवर मतलब अंदर की बात आ रही है तो ओष्ठ नहीं लगाएंगे। अब आती कि स्टार्टिंग की बात आ जाती तब आप लगा सकते थे, लेकिन मुख विवर की बात आ रही है मतलब अंदर से आ रही है, तो सबसे पहले आपका क्या आता है, कंठ आता है। उसके बाद में आपका तालु आता है। देखिए आप खुद देख सकते हैं, अपने एग्जाम्पल आपके सामने है, अपना मुंह देखेंगे, उसमें सबसे पहले कंठ आएगा, उसके बाद में तालु जो आपका बीच में हिस्सा होता है, जीभ के ऊपर होता है, वो आपका तालु होता है।
वत्सर्य क्या होता है आपका तालू और दांत के बीच का जो हिस्सा होता है, मतलब ठोस जो एरिया होता है, देखिए मुलायम जो होता है, मैं देसी भाषा में या कैसे भी आप समझ सकते हैं, जो भी समझें। तो कंठ आपका सबसे पहला आ गया। तालु जो आपका मुलायम, मतलब नॉर्मल जो हिस्सा होता है मुलायम, जिसके जीभ के ऊपर होता है, वो आपका तालु होता है। वत्सर्य क्या होता है, दांत के और तालु के जो बीच में होता है, जो दांत के तुरंत बाद होता है, वो आपका वत्सर्य होता है। दांत आप जानते ही हैं, दांत है, उसके बाद में आपका ओष्ठ आता है। तो बिल्कुल आप ऑप्शन ए लगा देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप नहीं लगाएंगे, कोई सा भी ऑप्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कंठ सबसे पहले आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। सारे क्वेश्चन लेके आए हैं, बिल्कुल कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पार्श्विक, उच्चिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। तो पार्श्विक लगाएंगे या उच्चिप्त लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगा देंगे, बिल्कुल पार्श्विक लगा देंगे। तो कहेंगे सर ला पार्श्विक होता है, जी हाँ, ला को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं। और लुंठित, लुंठित की बात आ जाती है, ये आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। लुंठित को क्या कहते हैं, रा कहते हैं, क्या कहते हैं, रा। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे कि ला की बात आ जाएगी तो पार्श्विक लगाएंगे, और रा की बात आएगी तो लुंठित लगाएंगे। कहेंगे सर ला से तो लुंठित बनना है, ये ही कंफ्यूज करने का तरीका होता है। जी हाँ, यहाँ पर आ जाता है कि ला किस प्रकार की ध्वनि है। देखिए यहाँ लुंठित नहीं दे रखा है, लेकिन लुंठित दे रखा होता तब आप लुंठित ही लगा देते। ये ना आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो लुंठित क्या होता है, रा होता है। पार्श्विक क्या होता है आपका, ला होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, जी हाँ। तो बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल आपके समझ में आ गए होंगे। मैं आशा कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपने, देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन करा रखे हैं, उनमें बहुत ही डिटेल से मैंने आपको वो क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखेंगे। और जितने भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, गुरुकुल इंडिया को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर आपका क्या है, क्लासों का सिलसिला थमता नहीं है, बिल्कुल आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल। और क्या करेंगे, एक बार ये काम और कर देना है, जाते जाते अगर जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को, लाइक कर देंगे, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो और अच्छा और बेहतर बनाने का, अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का हमें क्या करता है, मन करता है, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करते हुए जाएंगे, और क्या एक बार शेयर कर देंगे सभी साथियों को, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।